नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुजनन विज्ञान या इग्यूनिक्स क्या है। ठीक है, सुजनन विज्ञान के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और विधिवत जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे कि आपको सुजनन विज्ञान के बारे में बिल्कुल भी परेशानी ना हो और यहाँ से कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है तो उसको अच्छे से टैकल कर सकें। ठीक है, तो आज हम सुजनन विज्ञान को कवर करने से पहले आपको ये बता देना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम मनोविज्ञान के साथ ही साथ जो नेट जेआरएफ, टेट, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये वीडियोस जितने भी हम अपलोड कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और साथ ही साथ आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक, तो आइए हम कवर करते हैं सुजनन विज्ञान को। तो सुजनन विज्ञान को प्रारंभ करने से पहले यहाँ पे देखेंगे कि इसके बारे में थोड़ा सा, इसकी इतिहास क्या है, थोड़ा सा परिचर्चा करेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो जैसा इसको जानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने लिखा है कि आधुनिक काल में फ्रांसिस गाल्टन, इनको याद रखिएगा। सुजनन विज्ञान अगर कहीं भी आता है, इग्यूनिक्स कहीं भी आता है या सुजनन विज्ञान कहीं भी दिखाई देता है तो आप गाल्टन साहब को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये फ्रांसिस गाल्टन एक नाम है इनका। तो आधुनिक काल में फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से मानव के वंशानुगत लक्षणों में सुधार करके मानव जाति के उन्नयन का विचार प्रस्तुत किया। अगर प्रश्न बनता है कि मानव जाति के उन्नयन का विचार सबसे प्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो आपको याद होना चाहिए कि फ्रांसिस गाल्टन साहब ने इसके लिए सबसे पहले कदम उठाया था। ठीक है, जिसके फलस्वरूप जीव विज्ञान, ये ध्यान रखना, ये कहाँ की एक शाखा बनती है सुजनन विज्ञान, जीव विज्ञान की एक नई शाखा, जिसको हम सुजनन शास्त्र या सुजननिकी का जो है जन्म होता है जब गाल्टन साहब जीव विज्ञान से एक मानव जाति के उन्नयन के विचार को प्रस्तुत करते हैं तो। ठीक है, इसी क्रम में आगे गाल्टन क्या कहते हैं कि गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि किसको सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है, तो गाल्टन साहब को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, सुजनन विज्ञान व्यावहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। कहने का मतलब है यहाँ पे कि इस सुजनन शास्त्र में गाल्टन साहब का एक मोटो था कि हम जब मानव जाति को उत्पन्न करते हैं तो हम ऐसे बालकों को उत्पन्न करें, ऐसे बालकों को जन्म देने का प्रयास करें जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल विकलांग ना हों, बिल्कुल फिट हों, स्वस्थ हों, सुंदर हों, सुडौल हों। ऐसे बच्चों को वह जन्म देने का प्रयास करते थे और यह इन्होंने एक मुहिम छेड़ रखा था। उसी मुहिम के अंतर्गत एक सुजनन शास्त्र, एक नई शाखा का विकास होता है और यह विकास जो है किस विज्ञान से आता है, जीव विज्ञान की यह एक नई शाखा बन जाती है। इनका कहने का मतलब था कि जितने भी डल माइंड के या मंद बुद्धि या हैंडीकैप्स लोग हैं उनसे जो है कभी भी बालक उत्पन्न ना किया जाए, नहीं तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं न कहीं उस विकार से युक्त बच्चे उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक है, तो उस विकार को हटाने के लिए इन्होंने इस शाखा का इस्तेमाल किया। आइए अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो सुजनन शास्त्र का उद्देश्य, अब ध्यान से देखिए, सुजनन शास्त्र का उद्देश्य किसी व्यक्ति के वंशानुगत लक्षणों को परिवर्तित करने का नहीं है। ठीक है, लक्षणों को परिवर्तित करने का नहीं है, वरन पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तम वंशानुगत लक्षणों की वंशागति को बढ़ावा देना तथा घटिया लक्षणों की वंशानुगति पर रोक लगाना है, जिससे संपूर्ण मानव जाति के पित्रैक संग्रह यानी जीन पोल अर्थात
जर्म प्लाज्म या जर्म प्लाज्म इसको बोलते हैं, जीन पोल को सुधारा जा सके। कहने का मतलब वही है तात्पर्य कि इन्होंने कहा कि सुजनन शास्त्र का उद्देश्य किसी व्यक्ति के वंशानुगत लक्षणों को परिवर्तित करने का नहीं है। वो जो लक्षण है उस पर हमारा फोकस नहीं, हमको पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तम वंशानुगत लक्षणों की वंशागति को बढ़ावा देना है तथा घटिया लक्षणों की वंशानुगति पर रोक लगाना है, जिससे संपूर्ण मानव जाति के पित्रैक संग्रह यानी जीन पोल अर्थात जर्म प्लाज्म को सुधारा जा सके। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी को हम जो है सुधारेंगे या उनमें जर्म प्लाज्म अच्छा जाएगा, वंशानुगत की यानी जीन की संतति अच्छी रहेगी तो अच्छे बच्चे पैदा होंगे और वो अच्छा विकास करेंगे जो राष्ट्र निर्माण में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर आगे इसके अकॉर्डिंग क्या है कि वंशागत प्रक्रिया के ज्ञान के आधार पर वंशागत प्रक्रिया के ज्ञान के आधार पर मानव जाति की नस्ल को सुधार करने के लिए अनेक उपाय किया जाता है, जिनमें कुछ उपाय निषेधात्मक यानी निगेटिव मीजर्स के हो सकते हैं तथा कुछ उपाय सकारात्मक यानी पॉजिटिव मीजर्स के हो सकते हैं। कहने का मतलब इन्होंने जो है नस्ल सुधारने का अनेकों उपाय इस्तेमाल किया, जिसमें से कुछ उपाय लोगों के दृष्टि में निषेधात्मक के रूप में दिखते हैं यानी निगेटिव सेंस में आते हैं तथा कुछ उपाय सकारात्मक दिखते हैं या पॉजिटिव सेंस में देखने को प्राप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं निषेधात्मक के अंतर्गत कौन कौन से उपाय आ सकते हैं और सकारात्मक के दृष्टिकोण में कौन कौन से उपाय आ सकते हैं। तो जिसमें पहला है निषेधात्मक उपाय यानी निगेटिव मीजर्स के अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं। अब जैसे निगेटिव के अंतर्गत पहला है वैवाहिक प्रतिबंध। वैवाहिक प्रतिबंध मैरिज कंट्रोल के अंतर्गत इसको रखा गया है, यानी प्रत्येक लोगों का जो है विवाह नहीं करना है, विवाह नहीं करने की इसमें संस्तुति की गई है। जैसे मूर्ख, पतित तथा वंशानुगत रोगों से ग्रस्त लोगों के विवाह पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिससे इनके घटिया पितृकों का भावी समाज में प्रसार न हो सके। इसलिए वैवाहिक प्रतिबंध इन्होंने जरूरी समझा। और इसके आगे आता है पृथक्करण। पृथक्करण से क्या तात्पर्य है? सेग्रीगेशन। पृथक्करण मतलब सेग्रीगेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे है कि मंदबुद्धि, पतित तथा वंशानुगत रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को अस्पतालों या अन्य स्थानों में अलग रख करके उनका इलाज करना चाहिए, जिससे उनको अच्छे वंशानुगत लक्षणों वाले व्यक्तियों से संभोग न हो सके। इस उपाय से भावी पीढ़ी में अच्छे एवं बुरे पितृकों के मिश्रण की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इन्होंने जो है पृथक्करण का तात्पर्य इस तरीके से समझाया है। फिर जो है आगे चलते हैं तो तीसरा है इन्होंने उपाय लिया है संतति नियंत्रण यानी बर्थ कंट्रोल पे इन्होंने उपाय लिया है। इसके अंतर्गत क्या है? निम्न स्तरीय वंशानुगत लक्षणों वाले व्यक्तियों को संतति नियंत्रित के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि ऐसे व्यक्ति संतानोत्पत्ति न करें तो कुछ ही पीढ़ियों के उपरांत समाज के सभी सदस्य उत्कृष्ट लक्षणों वाले हो जाएंगे। और आजकल देख रहे हैं कि संतति नियंत्रण के अनेक उपाय उपलब्ध भी हैं समाज में। फिर अगला इन्होंने लिया है कि सहगोत्री विवाह पर नियंत्रण। सहगोत्री विवाह पर नियंत्रण, सहगोत्री मतलब एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक ही पूर्वजों की संतानों में परस्पर विवाह पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे घटिया वंशानुगत लक्षणों की वंशागति बढ़ जाती है। वंशानुगत रोग प्रायः सुप्त पितृकों के कारण होते हैं, जो इन ब्रीडिंग के द्वारा शुद्ध नस्ली होकर अपने लक्षणों का विकास करते हैं। इसलिए सहगोत्री विवाह पर नियंत्रण करने की बात इन्होंने कहा। फिर है अगला देशांतर पर नियंत्रण। देशांतरण पर नियंत्रण, इमाइग्रेशन। ठीक है, कंट्रोल ओवर इमाइग्रेशन। जैसे कि निम्न स्तरीय वंशानुगत लक्षणों वाले व्यक्तियों को एक देश से दूसरे देश में जाकर बसने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जिससे निम्न स्तरीय पितृकों का एक आबादी से दूसरे आबादी तक स्थानांतरण को रोका जा सकता है। तो ये क्या थे? एक निषेधात्मक दृष्टिकोण के रूप में हम लोगों के सामने आते हैं, क्योंकि इससे कई लोग जो है
कई चीज़ों से वंचित रह जाएंगे जो एक अच्छी बात नहीं भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको अच्छे नस्ल में सुधारा जा सकता है। अब जैसे इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण कहाँ दिखता है, आइए पॉजिटिव मेजर्स को के बारे में ध्यान से देख लेते हैं। अब जैसे इसमें है कि जीवन साथी का उत्कृष्ट चुनाव करना, जीवन साथी का उत्कृष्ट चुनाव करना, इसका मतलब है कि विवाह के लिए साथी का चुनाव उच्च वंशानुगत लक्षणों पर आधारित होना चाहिए। जैसे कि माता पिता दोनों का वंशानुक्रम श्रेष्ठ होने पर संतानें भी श्रेष्ठ होती हैं, ठीक है। तो इसलिए जीवन साथी का उत्कृष्ट चुनाव करना चाहिए। और सकारात्मक में सेकंड है उत्तम जर्म प्लाज्म का अधिक उपयोग करना, उत्तम जर्म प्लाज्म यानी जीन पोल का अधिक उपयोग करना। इसके अंतर्गत क्या है कि समाज के स्वस्थ तथा बुद्धिमान सदस्यों को प्रजनन के अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। विभिन्न शैक्षिक तथा व्यावसायिक कारणों से गुणवान व्यक्तियों के विवाह देर से होते हैं, जिससे प्रजनन कम हो जाता है। परिणामतः उत्कृष्ट मानव जर्म प्लाज्म का पूरा लाभ समाज को नहीं मिल पाता है। अतः ऐसे व्यक्तियों के लिए अल्पकालीन तथा बहुविवाह का प्रचार होना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्तियों को अधिक संतानोत्पत्ति के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस वजह से उत्तम जर्म प्लाज्मा अधिक उपयोग इन्होंने अच्छा समझा है। फिर अगला है जननिक चयन या यूटेलिजेनिसिस, जननिक चयन या यूटेलिजेनिसिस, ठीक है। इसके बारे में क्या कहा इन्होंने कि जीव वैज्ञानिकों ने पुरुष वीर्य को निम्न तापमान पर जमा कर सुरक्षित रखने की विधि का विकास कर लिया है, जिससे परिणाम स्वरूप शुक्राणु बैंक यानी स्पर्म बैंक्स स्थापित करने के विचार सम्मुख आए हैं, ठीक है। शुक्राणु बैंकों में श्रेष्ठ पुरुषों के वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है, जिससे स्त्रियों को मन चाहे गुणों वाले पुरुषों के शुक्राणुओं से कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कराकर श्रेष्ठ बालकों को जन्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। आजकल देख रहे हैं जैसे अमेरिका तथा अन्य कुछ देशों में शुक्राणु बैंक तथा कृत्रिम गर्भाधान की प्रथा प्रारंभ हो चुकी है, वैसे यह प्रक्रिया भारत में भी लागू हो चुकी है। तो इस तरीके से जननी चयन की प्रक्रिया भी इन्होंने एक सकारात्मक रूप से बताया है। अब आगे है चिकित्सीय उपाय। चिकित्सीय उपाय के अंतर्गत क्या करना चाहिए कि वंशानुगत लक्षणों में सुधार की अनेक चिकित्सीय विधियों का विकास किया जा चुका है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तथा जीव वैज्ञानिक इस दिशा में और भी अधिक प्रयासरत हैं। जेनिक सर्जरी, जेनिक अभियांत्रिकी, चिकित्सा अभियांत्रिकी आदि के द्वारा वैज्ञानिक पित्रैक सामग्री में परिवर्तन करके वंशानुगत लक्षणों में सुधार करते हैं। अभी ये विधियां प्रयोगात्मक स्तर पर ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो उपाय हैं वो सकारात्मक मेजर्स के अंतर्गत आते हैं, पॉजिटिव मेजर्स के अंतर्गत माने गए हैं। तो आई होप सुजनन की या सुजनन का जो प्रक्रिया है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप जो है इसको शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि नॉलेज इंक्रीज होता रहे सारे व्यक्ति का जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।